Hello dear students, once again I welcome you all to my online classes. So students, in this video we are going to start a lesson from your literature book and the name of the lesson is here on the screen, The World in a Wall. So before starting I would like to give you a brief introduction of this lesson so that it would be easier for you to understand the lesson. सो बच्चों ये जो लेसन है जिसका नाम द वर्ल्ड इन अ वॉल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है जिसमें हम ये देखते हैं कि नरेटर जो है उसे एनिमल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और वो तरह तरह के एनिमल्स को कलेक्ट करना चाहता है। तो एक बार क्या होता है कि नरेटर को किसी दीवार पे एक स्कॉर्पियन जिसको हम बिच्छू भी कहते हैं वो दिख जाता है और वो उसको कलेक्ट करके अपने घर पे ले आता है। जैसा कि आप सब जानते हो बच्चों, स्कॉर्पियन एक पॉइजनस सेक्ट है, वी कैन से रेप्टाइल। तो फैमिली में आने की वजह से इस स्कॉर्पियन के काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ फ़नी इंसिडेंट्स भी होते हैं जिसको इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो हम स्टोरी को पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन सारे सेंटेंसेस को समझते हुए चलते हैं। So let's start the story and as you know that always we discuss that who is the author of the story and things. तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो ऑथर हैं उनका नाम जेराल्ड डरल है एंड ही इज़ द पर्सन, उनकी आप पिक्चर देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। सो बच्चों जो जेराल्ड डरल थे वो 1925 में पैदा हुए थे और 1995 में एक्सपायर हो गए थे। इनके बारे में हम ये देखते हैं कि ही वॉज प्रॉपरली नोन एज गैरी। तो इनका नाम जेराल्ड था लेकिन लोग इनको गैरी ज़्यादा कहते थे, जैसे कि बहुत से लोगों के निक नेम्स होते हैं तो इनको लोग गैरी कह करके बुलाया करते थे। ही वॉज अ नेचुरलिस्ट। अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम नेचुरलिस्ट किसको कहते हैं। तो बच्चों नेचुरलिस्ट हम उसको कहते हैं जो इंसान नेचर से बहुत प्रेम करता हो, जो इंसान नेचर की बहुत केयर करता हो, जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं तो उन्हीं में से हम कह सकते हैं कि नेचुरलिस्ट भी हैं। तो वो एक नेचुरलिस्ट थे, वो एक ऑथर थे, तभी तो आज हम उनकी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। वो एक कंजर्वेशनिस्ट थे। बच्चों कंजर्वेशनिस्ट उसे कहा जाता है जो किसी भी नेचुरल चीज़ के कंजर्वेशन में मदद करे। जैसा कि आप सब जानते हो खेती करने के लिए या घर बनाने के लिए हम हज़ारों लाखों पेड़ों को काट देते हैं, उनमें रहने वाले जानवरों को भी हम मार देते हैं। तो इनसे जो लड़ता है, जो जानवरों की और दूसरे पेड़ पौधों की रक्षा करता है, उनको हम कंजर्वेशनिस्ट भी कहते हैं। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, जो गैरी थे वो एक टेलीविज़न प्रेजेंटर भी थे। बच्चों टेलीविज़न प्रेजेंटर का मतलब ये जो शोज़ वगैरह करते हों, जो न्यूज़ में आते हों या जो कोई एपिसोड्स और सीरीज़ में आकर के शो बनाते हों, उनको हम टेलीविज़न प्रेजेंटर भी कहते हैं। He founded the Durrell Wildlife Conservation Trust and Durrell Wildlife, formerly known as the Jersey Zoological Park, on the Channel Island of Jersey in 1958. तो ये जो डरल हैं उन्होंने एक कंजर्वेशन ट्रस्ट का भी स्थापना की जिसका नाम डरल्ड वाइल्ड लाइफ है आज के डेट में, लेकिन पहले इसको जाना जाता था ज़ूलॉजिकल पार्क, जर्सी ज़ूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब ये हो सकता है ये जब एक्सपायर हो गए हों तो इन्हीं के नाम पर इसको डरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट बना दिया गया होगा। ओके, he is best remembered for writing a number of books based on his life as an animal collector and enthusiast। तो जैसा कि मैंने बच्चों स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे राइटर हैं, ऑथर हैं, वो एक नेचुरलिस्ट है, उनको पेड़ पौधों और जानवरों से बड़ा प्यार है। तो इन्होंने अपनी ज़्यादातर स्टोरीज़ में अपने एनिमल को कलेक्ट करना, इंसेक्ट्स को कलेक्ट करना, बर्ड्स को कलेक्ट करना, इस चीज़ के बारे में अपनी स्टोरीज़ में लिखा है। एंड ही वॉज अ वेरी गुड कलेक्टर। जैसे लोगों को शौक़ होता है कि वो कॉइन्स कलेक्ट करें, स्टैम्प्स कलेक्ट करें, एंटीक्स कलेक्ट करें, कुछ लोगों को शौक़ होता है कि वो अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स, एनिमल्स को कलेक्ट करें।
तो इनको बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत एंथुजियास्ट थे। एंथुजियास्ट मतलब ऐसा करने में वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, उनको एनिमल्स कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। His first book, The Overloaded Ark, was published in 1953. इनकी जो पहली किताब थी उसका नाम द ओवरलोडेड आर्क था। आर्क भी आप जानते हो, इट्स काइंड ऑफ एनिमल ओनली। तो उनकी ये जो पहली बुक थी वो 1953 में आई थी, और उसके बाद वो 33 बुक्स दूसरी लिखते हैं, इंक्लूडिंग द बेस्ट सेलिंग द बैफर्ड बीगल्स, अ जू, माई लगेज, कैच मी, अ कोलोबस, द स्टेशनरी आर्क। तो इनकी ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं वो पेड़ पौधों और जानवरों से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट भी इन्हीं सारी चीज़ों में था। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने ऑथर के बारे में अच्छे से समझा होगा और याद रखोगे कि ऑथर कौन थे। अब हम लोग स्टोरी पे आते हैं और उसको देखते हैं। तो ये स्टोरी जो है वो नरेटर जो है वो ऑथर ही हैं, तो वही कह रहे हैं अपनी स्टोरी, उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। सॉरी फॉर दिस बेटा, स्क्रीन ओके, आई होप अब दिख रहा होगा आप लोगों को। One day I found a fat female scorpion in the wall wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat. Closer inspection proved that this strange garment was made up of mass of tiny babies clinging to the mother's back. एक दिन क्या होता है कि जो नरेटर हैं उनको एक फैट मतलब एक हेल्दी सी फीमेल स्कॉर्पियन दीवार में दिखाई देती है। तो ऑथर को देख करके लगता है कि इस स्कॉर्पियन ने कोई तरीके का कोट वगैरह पहना हो येलो कलर का, लेकिन जब वो पास जा कर के देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ये कोई कपड़ा या कोट नहीं है, बल्कि उस स्कॉर्पियन के ऊपर, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, उस बिच्छू के ऊपर ढेर सारे बच्चे एक दूसरे के साथ सट करके बैठे हुए थे। ओके, तो अभी तक बच्चों हमने ये देखा कि ऑथर को एक फैट फीमेल स्कॉर्पियन मिलती है जिसके ऊपर काफ़ी सारे उसके बच्चे बैठे हुए होते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों, आई वॉज enraptured by this family and I made up my mind to smuggle them into the house to my bedroom so that I might keep them and watch them grow. तो जब नरेटर की नज़र इन पे पड़ती है तो इसको देख कर के वो एनरैप्चर्ड हो जाते हैं। एनरैप्चर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इस फैमिली को देख कर के। और आई मेड अप माई माइंड का मतलब है कि उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि ये इनको मतलब इन स्कॉर्पियन और उसके सारे फैमिली को स्मगल करेंगे अपने घर में। स्मगल करने का मतलब होता है बच्चों कोई भी चीज़ बिना परमिशन के यहाँ से वहाँ करना। आप लोगों ने फिल्मों में ये शब्द बहुत बार सुना होगा कि लोग स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। तो जब किसी एक देश से दूसरे देश कोई चीज़ हम ले जाएं बिना परमिशन के तो उसको भी हम स्मगलिंग कहते हैं। और अगर आप अपने घर में कोई ऐसी चीज़ लेकर के आओ जो आपके घर वाले नहीं अलाउ करते हैं तो उसको भी हम कह सकते हैं कि आप स्मगलिंग कर रहे हो। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, घर वालों से पूछ के ही कोई चीज़ लानी ले जानी चाहिए। तो ये तो चलिए ठीक है, दूसरी बात है। तो हम ये देखते हैं कि नरेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है स्कॉर्पियन की फैमिली को देख कर ये डिसीज़न लेता है कि वो स्कॉर्पियन की फैमिली को अपने घर में लेकर के आएगा। ओके, तो पहले तो वो चाहता था कि वो स्कॉर्पियन को ले जाएगा अपने सीधा बेडरूम में, ताकि जैसे जैसे स्कॉर्पियन उसके बच्चे ग्रो करेंगे वो उनको देखेगा और उसको देख करके उसे अच्छा लगेगा कि कैसे बच्चे छोटे से बड़े होते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों, with infinite care I maneuvered the mother and the family into a matchbox and then hurried to the villa. I was rather unfortunate that it was just as I entered the door lunch should be served. तो यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि विद इन्फिनिट केयर मतलब लॉट ऑफ केयर, बहुत ध्यान से उन्होंने आई मनूवर मतलब मूव करना, जो मदर थी और उसके जो पूरा परिवार था उसको बहुत सावधानी से वो माचिस के डिब्बे के अंदर रख देते हैं और फिर अपने विला की तरफ भागते हैं। बच्चों विला मीन्स अ बिग हाउस, जैसे बंगले वगैरह होते हैं उनको विला भी कहा जाता है। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा अनलकी था, क्योंकि मैं जैसे ही घर पहुंचा मैं अपने बेडरूम तक नहीं जा पाया क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था
और इसलिए सबको खाने पे बैठना था। इट वॉज अ लंच टाइम, दिन के खाने को हम लंच कहते हैं, तो लंच का टाइम था। और खाने का जब टाइम हो जाता है तो पेरेंट्स हमें कहीं वैसे भी नहीं जाने देते, तो इसलिए नरेटर जो है वो स्पाइडर को सीधा अपने रूम में नहीं ले जा पाया, उसको खाने के लिए रुकना पड़ गया। ओके, सो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज अनफॉर्चुनेट एंड व्हाई। सो अनफॉर्चुनेट वाज दैट द नरेटर वाज अनएबल टू टेक द स्कॉर्पियन फैमिली टू हिज बेडरूम। व्हाई? बिकॉज इट वाज द लंच टाइम। खाने के समय में घर वाले कहते हैं बेटा बैठ जाओ, खाना खाओ, फिर कहीं जाना, तो वैसा ही इसके साथ भी हुआ होगा। आगे हम देखते हैं बच्चों, however I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room so that the scorpion should get plenty of air and made my way to the dining room। तो नरेटर कहते हैं जैसा कि खाने का समय हो गया, मैं अपने रूम में तो जा नहीं सकता था, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उस माचिस के डब्बे को मैंटल पीस के ऊपर रख देता हूँ ड्राइंग रूम में। बच्चों मैंटल पीस क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने घर हुआ करते थे जिसमें चिमनीज हुआ करती थी और घर के अंदर एक जगह होती थी जहाँ पर आग वगैरह जलाई जाती थी, तो उसको फायर प्लेस कहा जाता है। और फायर प्लेस के ऊपर जो जगह होती है उसको मैंटल पीस कहा जाता है। तो नरेटर कहता है कि मैंने बहुत सावधानी से मैंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में स्कॉर्पियन को रख दिया ताकि वहाँ पर उसको अच्छे से हवा मिलती रहे, और मैं खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम में चला गया। एंड जॉइन द फैमिली फॉर द मील। Dawdling over my food, feeding Roger surreptitiously under the table and listen to the family arguing। तो यहाँ पर नरेटर हमसे ये कह रहे हैं कि मैं खाने की टेबल पे तो बैठ गया, लेकिन खाना मुझे इस समय अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर हमारा ध्यान कहीं और होता है तो हमें खाना अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लो कि आपके घर में कुछ नई चीज़ आई हो, नया खिलौना आया हो, नई टीवी आई हो, तो मन करता है कि बार बार उसी चीज़ को जा कर के देखें। तो उसी तरीके से नरेटर अभी अभी नया नया लाइक स्कॉर्पियन को पकड़ के लाया, तो उसका पूरा मन कर रहा है कि जल्दी से बस खाना का टाइम ख़त्म हो और वो जा कर के अपने स्कॉर्पियन को देखे। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड डॉडलिंग। डॉडलिंग मीन्स कि वो वहाँ पर अपना टाइम पास कर रहा था खाने को लेकर के, और अपना खाना खिला दे रहा था रॉजर को। रॉजर कौन है बच्चों? रॉजर जो है वो नरेटर का पेट डॉग है, उसका नाम रॉजर है। वो चुपके से चोरी छुपे, जैसे होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो हमें एकदम खाने का मन नहीं करता है, तो यहाँ पर नरेटर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसको खाने की इच्छा नहीं हो रही, तो वो चुप्पे से अपना खाना अपने डॉग को खिला दे रहा था। उसका डॉग कहाँ था? डाइनिंग टेबल के नीचे उसका डॉग छुपा हुआ था। तो जैसे अपना हाथ नीचे करता और अपने डॉग को खाना खिला देता। आप लोगों ने फिल्मों में भी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, ऐसा सीन देखा होगा कभी ना कभी। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी हो रहा है। आगे हम देखते हैं, आगे कहते हैं नरेटर कि मैं अपने डॉग को खाना खिला रहा था और अपने फैमिली वालों को सुन रहा था, और उनके फैमिली वाले क्या कर रहे होते हैं? आर्गुइंग कर रहे होते हैं। आर्गुइंग मतलब कई बार होता है कि हम फैमिली में कुछ बात को लेकर के डिसएग्री रहते हैं एक दूसरे से, तो आर्गुमेंट करते हैं, छोटी मोटी बहस करते हैं। वो चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। ओके, ऑब्वियसली नहीं, आगे हम लोग इस लाइन को देखते हैं। I completely forgot about my new exciting new captures. At last, Larry, having finished, picked up the matchbox he had brought. Obviously, of my impending doom, I watched him interestedly as, still talking glibly, he opened the matchbox. तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों की, खाने में और अपने डॉग के साथ खेलने में जो नरेटर है वो पूरी तरीके से भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ पकड़ी है। तभी क्या होता है कि उनका जो दूसरा कज़न या भाई होगा जिसका नाम लैरी है, वो खाना खा लेता है और वो जा कर के उस मैच बॉक्स को उठा लेता है। तो यहाँ पर नरेटर को पता नहीं था कि ये वही मैच बॉक्स है जिसके अंदर उसने छुपा करके रखा था स्कॉर्पियन को, और जितने में उसे याद आता उतने में उसके कज़न ने या भाई ने उस मैच बॉक्स को खोल दिया। तो दैट वुड बी वेरी लाइक अनहैपनिंग थिंग हैपेंड हियर। ऐसा होना नहीं चाहिए था।
अब आगे क्या होगा बच्चों, वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आगे के लिए आपको इंतज़ार करना होगा एक और दिन का, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो हियर एज आई हैव टू टेक क्लासेस राइट नाउ। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी सेंटेंस। इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, you can ask me in the comments. Thank you so much. Bye bye. Take care.